और अब खबर मध्य प्रदेश से। सरकार के पास बजट नहीं है। कोरोना काल में जिन अस्थायी डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों ने लोगों को बचाया था, अब उनके लिए भी पैसे नहीं हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने बजट न होने का हवाला देते हुए कोरोना काल में सेवाएं देने वाले डॉक्टरों सहित कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए हैं। ऐसा उस राज्य में जहां डॉक्टरों के आधे से ज्यादा पद खाली हैं। जब अपने वाले किसी को टोकना पसंद नहीं करते हैं, हाथ लगाना पसंद नहीं करते हैं, हम उस समय यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले जब सेवा का टाइम था तब हमसे सेवा ली गई और उसके बाद हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई। जो हमारे पास रोजगार था उसे सरकार ने छीन लिया गया है। 8,000 परिवार में यदि एक व्यक्ति के परिवार से 5 लोग भी जुड़े हैं तो ये शासन सुन ले इस चीज को कि बहुत बड़ा असर होगा इसका। सर पे कफन बांधकर कंधे से कंधा मिलाकर जितने भी हमारे MBBS भाई थे और जो लोग काफ़ी हद तक थक के चूर हो चुके थे कोविड के इस कठिन समय में, तो उनके साथ हम लोगों ने यहाँ पर कार्य किया। 31 मार्च से पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों में रखे गए अस्थायी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ घर पर बैठ गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से आया ये आदेश साफ कहता है कि इनके मानदेय के लिए बजट नहीं है। ऐसे में इनकी सेवाएं समाप्त होती हैं। शरीर पर सफेद एप्रन और गले में स्टेथोस्कोप, साथ में ढेर सारी फिक्र। चंचल शर्मा कोरोना काल में अस्थायी चिकित्सक के तौर पर नियुक्त किए गए। 31 मार्च 2022 उनके काम करने का आखिरी दिन था। भारी मन से इस अस्पताल से घर की तरफ जा रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ था कोरोना काल में और सब लोग सेवाएं दे रहे थे। और आज की डेट में जिस तरह दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, उस तरीके से हम लोगों को अलग कर दिया गया है। कहीं ना कहीं संविदा में हम लोगों को नियुक्त किया जाए और सरकारी विभागों में हम लोगों की नियुक्ति की जाए। ऐसे समय में जब लाशों को हाथ लगाने वाला भी कोई नहीं था, डॉक्टर सर्वेश नागर ने आयुष चिकित्सक के तौर पर अपनी सेवाएं आगर जिला अस्पताल को दी, लेकिन अब उनके पास काम नहीं है। ये टीस तो हमको पैदा कर रहा है कि हमने जिस परिस्थिति में काम किया है उसके बावजूद इन्होंने हमारे इस काम की कदर नहीं समझी और आज हमें यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया। परिवार जो है परेशानी में है, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। पहली लहर से लगातार राधेश्याम मालवीय सैंपल ले रहे थे। अब अस्पताल में भीड़ नहीं है और उनके पास नौकरी नहीं है। 31 मार्च को भी सैंपल बूथ में बैठे रहे, अब नहीं बैठ पाएंगे। ऐसे काल में काम किया है जब कोई व्यक्ति घर से निकलना पसंद नहीं करता था। ये सफ़ेद वर्दी जो पहनी हमने, कोट पहना है, ये एक सफ़ेद कफन का रूप था। 2 बजे तक सैंपल कलेक्शन करता था। 2 बजे के बाद यहाँ से सैंपल की गाड़ी में भोपाल जाता था। लोगों ने आशा छोड़ दी थी कि यार मेरा बेटा कोविड में क्या मालूम क्या हो। फिर भी एक उम्मीद ये लगा के बैठे थे कि कहीं ना कहीं सरकार हमें थोड़ा बेनिफिट दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे करके इन्होंने टाल दिया। और आज अगर ये हम कोविड स्टाफ अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में 8,000 लोग हैं इसमें जुड़े हुए। सरकारी दलील भी सुन लीजिए। ये सुनिश्चित पहले से ही किया गया था कि जितने स्टाफ की हमें उस समय जरूरत थी उनको रखा गया था, उसका युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। ये हालात उस राज्य में जहां 21 घंटे 52 मिनट में ही 2 करोड़ 79 लाख रुपए का बजट मंजूर हो जाता है। वो भी तब जब 2022-23 में राजकोषीय घाटा 52,511 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.56% है। बावजूद इसके सरकार ओंकारेश्वर में सिर्फ आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर 370 करोड़ रुपए खर्चने, महाकाल मंदिर के विस्तार में 700 करोड़ रुपए से अधिक लगाने, 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से नया जहाज खरीदने, सीएम के काफिले में 5 नई फॉर्च्यूनर गाड़ियों और मंत्रियों के लिए नई इनोवा क्रिस्टा लाने की योजना बनाती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधीन डॉक्टरों के 8,717 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 4,042 पद खाली हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के तो 3,618 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 2,995 पद खाली हैं। जहां 10,380 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बजट है, यानी हर शख्स की सेहत पर सालाना सरकारी खर्च लगभग 1,428 रुपए मात्र है। 17,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कहना है कि इन चिकित्सा कर्मियों को 89 दिनों की सेवा शर्त पर रखा गया था। अब जब बजट नहीं तो सेवा खत्म। तर्क वाजिब है, लेकिन हमारे हुक्मरान जब खुद पर खर्च करने की बात आती है और जिस जनता के पैसे से सरकारी तिजोरी भरती है उसे खर्च करने में गुरेज नहीं करते और जनता के नाम पर ठन ठन गोपाल बन जाते हैं, तब सवाल उठते हैं और ये सवाल गैर वाजिब नहीं। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेरठ में एक मीट फैक्ट्री पर छापा मारा है। इस फैक्ट्री के मालिक सूबे के पूर्व मंत्री और बीएसपी नेता हाजी याकूब कुरैशी हैं। पुलिस का कहना है कि फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री से जुड़े 14 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खरखौदा थाना क्षेत्र में एक मीट फैक्ट्री है, वहाँ प्रोसेसिंग का काम चल रहा था और इसकी जानकारी मिली थी। पुलिस को 1-2 दिन से गोपनीय सूचनाएं आ रही थी। सारी पूरा इंटेलिजेंस इकट्ठा करके और इसमें कल रात में रेड करी गई, तो वहाँ पे लगभग 24 टन जो फ्रीजर था उसमें मिला। इसकी पैकेजिंग की जा चुकी थी और साथ में लगभग 6 टन जो रॉ मटेरियल है वो भी मिला था। और इसमें सारे डिपार्टमेंट्स को भी बुलाया गया मौके पे। सब लोगों के द्वारा चेकिंग की गई। बिल्कुल अनाधिकृत रूप से चल रही थी फैक्ट्री। इसमें एफआईआर पंजीकृत की गई है 14 लोगों के खिलाफ, जिसमें 10 लोगों को जेल भेजा गया है। शेष अन्य बचे हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें आगे गैंगस्टर की भी कार्रवाई प्रस्तावित है। गाजियाबाद नगर निगम ने नवरात्रि के दौरान कच्चा मीट बेचने पर पाबंदी लगाई है। नगर निगम ने आदेश जारी कर अधिकारियों से इसका पालन करवाने को कहा है। इस आदेश के तहत 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक मीट की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन बाद में इस आदेश में संशोधन भी किया गया। बायोकॉन की प्रमुख किरण मजुमदार शॉ ने कर्नाटक में जिस सांप्रदायिक विभाजन पर चिंता जताई है, वो किस तरह समाज में नफरत फैला रहा है, इसका अंदाजा शिवमोगा की एक घटना से लगाया जा सकता है। मुस्लिम मीट शॉप और होटल में झटका मीट न मिलने पर मारपीट की गई। दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। शिवमोगा की 2 तस्वीरें, दोनों बुधवार की है। एक में होटल में मारपीट हलाल मीट बेचने की वजह से, और दूसरी तस्वीर एक हलाल मीट दुकान की है। वहां इन लोगों ने झटका मीट की मांग की, न मिलने पर मारपीट। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने दोनों जगहों पर मारपीट की थी। Yesterday there were 2 incidents reported in Bhadravati town. दोनों ही मामलों में आरोपी एक ही है। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम है वडिवेलु, सवाई सिंह, श्रीकांत, कृष्णा और गुनकर। The meat was not given and the shop was being shut down. शिवमोगा में मारपीट तो नेलमंगला में भी हलाल मीट को लेकर बवाल मचा, और चिकमंगलुरु में हलाल मीट के खिलाफ दक्षिणपंथी संगठनों ने पर्ची बांटी। कर्नाटक में बढ़ती सांप्रदायिकता पर चर्चा संसद में भी हुई। आप देख रहे हैं आजकल कर्नाटक के अंदर क्या चल रहा है कि वहां पर भी रोज यही हो रहा है कि आप जो है आप कोई दुकान एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों पे पाबंदी लगाई जा रही है कि आप जो है उस प्रीमिसेस के अंदर अपनी दुकान नहीं लगाएंगे, आप सामान नहीं खरीदेंगे। ये देश के लिए, सभापति आई एम कंक्लूडिंग जस्ट, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपके इंटरवेंशन चाहूंगा इस पे, क्योंकि अगर हम यहाँ ये करते हैं इसका इफेक्ट बहुत दूरगामी होता है। संसद में चर्चा से पहले किरण मजुमदार शॉ ने भी कर्नाटक में बढ़ती सांप्रदायिकता पर ट्वीट कर चिंता जताई थी। उन्होंने इसे आईटी-बीटी के क्षेत्र में कर्नाटक की पहचान के लिए खतरनाक बताया था। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शांति की अपील की। कर्नाटक शांति और प्रगति के लिए जाना जाता है। हर एक शख्स को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यहाँ शांति कायम रहे। जब कभी भी ऐसे मुद्दे सामने आए जो समाज में टकराव पैदा करते हैं, तब लोगों को आपस में बैठकर सलाह मशवरे से इन्हें दूर करना चाहिए। कर्नाटक की ही तरह राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ उनके पिता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई की धर्मनिरपेक्ष विरासत है, तो वहीं दूसरी तरफ बसवराज बोम्मई के मुख्यमंत्री रहते हुए इस राज्य का सामाजिक ताना बाना बिखरता हुआ नजर आ रहा है। धार्मिक उन्माद अपने चरम पे है। ऐसे में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को अब अपनी राह चुननी है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।
योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए सोनभद्र के डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार की हो रही है, क्योंकि वो लगातार स्थानीय बीजेपी नेताओं के निशाने पर रहे हैं। गाजियाबाद के एसएसपी क्यों सस्पेंड हुए, देखिए रविचंद्रन शुक्ला की रिपोर्ट। जीवन कभी भी ठहरता नहीं है, जीवन कभी भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। गाजियाबाद एसएसपी पवन कुमार ने ये गाते वक्त नहीं सोचा होगा कि 7 महीने बाद उनको ही गाजियाबाद से चलता कर दिया जाएगा। आरोप लगा कि कानून व्यवस्था खराब होने के चलते उनको सस्पेंड किया गया, लेकिन सूत्रों की माने तो उनके निलंबन में आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की शिकायत अहम वजह रही। बीते 3 महीने से वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर थे। 19 मार्च को आरएसएस कार्यकर्ता के साथ एक वकील का झगड़ा हुआ। इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जिसका एसएसपी ने विरोध किया था। 10 मार्च को मतगणना के दिन एसएसपी ने बीजेपी के दफ्तर को बंद करवाया था, जिसकी शिकायत बीजेपी ने की। कथित गौ तस्करों को गोली मारने वाले दरोगा का ट्रांसफर किया तो बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एसएसपी की शिकायत की। गाजियाबाद में 25 लाख रुपए की लूट हुई तो बीजेपी को फिर उनके ऊपर निशाना साधने का मौका मिला। देखिए, ये 10 तारीख की घटना का मुझे लगता है, जहां तक आप जिक्र कर रहे हैं, 10 तारीख को उस दिन काउंटिंग थी। काउंटिंग स्थल से 200 मीटर दूर हमारा वहाँ कार्यकर्ताओं ने ऑफिस बनाया था। पुलिस ने उन कार्यकर्ताओं को बाहर से बंद कर दिया, उस पे मैंने आपत्ति जताई थी। एसएसपी पवन कुमार के निलंबन के बाद अब गाजियाबाद में विशेष तौर पर मेरठ आईजी को भेजा गया है और डीआईजी एलआर कुमार की अस्थायी नियुक्ति की गई है। लेकिन पुलिस अधिकारी राजनीतिक हस्तक्षेप की बात से इनकार कर रहे हैं। देखिए, पुलिस का काम संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक दिशा निर्देशों के क्रम में कार्रवाई करने का होता है और हम लोग उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और हम लोग उसमें किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं करते हैं। कानून का जो स्थितियां हैं, निश्चित तौर पर मुकदमे जहां आवश्यकता हुई है मुकदमे भी पंजीकृत किए गए और जहां पर कहीं कानून का उल्लंघन होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी पवन कुमार 7 महीने से गाजियाबाद में हैं और उनकी छवि अभी तक बेदाग रही है। उनके ऊपर कोई इस तरीके से रिश्वत का, भ्रष्टाचार का कोई अभी तक आरोप नहीं लगा है। लेकिन ये घटना 19 मार्च को जो हुई, जो आरएसएस के कार्यकर्ता सुमित रल्ली और अब्बास नाम के वकील के साथ में हुई, तो ये एक मुख्य घटना थी जिसके बाद में वो आरएसएस और बीजेपी के स्थानीय नेताओं के निशाने पर आ गए और कहीं ना कहीं उसी शिकायत के आधार पर पवन कुमार को सस्पेंड किया गया है। योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में स्थानीय नेताओं की शिकायत रहती थी कि नौकरशाह उनकी नहीं सुनते हैं, तो क्या दूसरे कार्यकाल में इसी के मद्देनजर अधिकारियों पर ज्यादा सख्ती से कार्रवाई हो रही है? ये आने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली से राजीव रंजन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में 7 साल के लंबे इंतजार के बाद दूसरी मेट्रो लाइन शुरू होने जा रही है। गुड़ी पड़वा यानी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हरी झंडी दिखाकर मेट्रो 7 और मेट्रो 2A का लोकार्पण करेंगे। सरकार का मुंबईकरों के लिए ये गुड़ी पड़वा का तोहफा बताया जा रहा है। लिहाजा मुंबई में बीएमसी चुनाव को देखते हुए पार्टियों में इसका श्रेय लेने की होड़ भी लग गई है। मेट्रो 7 और मेट्रो 2A दौड़ने को तैयार है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दहीसर से आरे और लिंक रोड पर दहीसर से दहानुकरवाड़ी तक 20 किलोमीटर का सफर आम लोगों के लिए सुहाना होने जा रहा है। हम इस समय मेट्रो 2A और मेट्रो 7 के पहले चरण की यात्रा कर रहे हैं। आरे स्टेशन से यात्रा की शुरुआत हुई है और कितनी यात्रा कितनी मनोरम, लुभावनी और आरामदायक होगी ये आप देख सकते हैं। ये हम कितनी ऊंचाई पर हैं, शहर का पूरा नज़ारा देखते हुए चल सकते हैं। एक बढ़िया सुंदर दृश्य पूरा शहर आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें हर तरह के जो भी बस्ती है वो आपको दिखाई पड़ेगी। ये निहारते हुए सफ़र करेंगे और तुलना में अगर हम लोकल ट्रेन की और बेस्ट बस की खचाखच भीड़
पसीने भरी यात्रा को देखें तो उसकी तुलना में यात्रा बहुत ही सुगम आरामदायक है। वेस्टर्न सबर्ब्स में मुंबई में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, आबादी है, ऑलमोस्ट लाइक 6 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन उनको फ़ायदा होगा इसके वजह से। मोर देन 6 मिलियन पीपल विल यूज इट। ये इतनी बड़ी आबादी है इधर। मुंबई में पहली मेट्रो 2014 में आई थी। 7 साल बाद दूसरी मेट्रो शुरू हो रही है। इस मेट्रो में महिलाओं के लिए खास जगह के साथ ही सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाए गए हैं। और खास बात यह है कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये मेट्रो कुछ महीनों बाद बिना ड्राइवर के पटरी पर दौड़ेगी और इसका पूरा संचालन कंट्रोल रूम से होगा। पहले 3 किलोमीटर के लिए इसका किराया सिर्फ 10 रुपये रखा गया है। ये मिनिमम 3 किलोमीटर के लिए 10 रुपये, उसके बाद 3 से 6 का 20 रुपये है। ऐसा करके हमने अराउंड मैक्सिमम 50 रुपये तक है फिलहाल। पूरा दूरी है तो 20 किलोमीटर का, विच इज़ वेरी वेरी रीजनेबल। हालांकि इसे पूर्व और पश्चिम में दहिसर से अंधेरी तक चलना है, लेकिन काम पूरा नहीं होने की वजह से अभी पहले चरण की ही शुरुआत हो पा रही है। MMRDA का दावा है कि इससे आम जनता को तेज सफर करने का मौका मिलेगा। तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, SB रोड और लिंक रोड पर तकरीबन 25 से 30% ट्रैफिक भी कम होगा। देर से ही सही, मुंबई करों के लिए अच्छी सौगात है और BMC चुनाव नजदीक है, लिहाजा शिवसेना और BJP में इसका श्रेय लेने की होड़ लगी है। जो मेट्रो लोगों को 1 वर्ष पूर्व पूरा मार्ग लोगों को उपलब्ध हो सकता था, वह मार्ग 1 वर्ष देरी से मिल रहा है, वह भी अधूरा। कौन जिम्मेदार है इसे? केवल और केवल महाराष्ट्र सरकार की बदहाली और लापरवाही जिम्मेदार है। वर्सोवा से घाटकों पर मेट्रो 1 को छोड़ दें तो बीजेपी शिवसेना सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में मेट्रो का जाल बिछाने की शुरुआत की और काम भी तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन अब सरकार बदल गई है तो उद्घाटन का मौका वर्तमान मुख्यमंत्री शिवसेना के उद्धव ठाकरे को मिल रहा है। जबकि BMC चुनाव नज़दीक है तो क्रेडिट लेने की राजनीति होना लाजमी है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। आज से विक्रम संवत नववर्ष की शुरुआत के साथ ही महाराष्ट्र में धूमधाम से गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के हर जिले में इस मौके पर श्रद्धालु भव्य शोभा यात्राएं निकाल रहे हैं। रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोगों को देखने के लिए भी भीड़ उमड़ रही है। इन भव्य शोभा यात्राओं में हर वर्ग के लोग शामिल हैं। शोभा यात्रा में मराठी पारंपरिक नृत्य सबका मन मोह रहे हैं। मुंबई से लेकर नागपुर तक की सड़कों पर ये शोभा यात्राएं देखने के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं।